हिंदी से एमए कर रहे प्रिय विद्यार्थियों, हम कहानियों के बारे में जान समझ रहे हैं। हमारी इस अगली कड़ी में बादलों के घेरे कहानी को समझते हैं। कृष्णा सोबती की ये एक अलग हटकर के लिखी गई कहानी है। हम बादलों के घेरे कहानी का सारांश समझेंगे। सारांश के तहत हम खासकर कहानी का आरंभ, मध्य और अंत 3 भागों में बांट करके इस कहानी को कुछ हद तक समझने का हमारा प्रयास होगा। जब मैं ये कह रहा हूँ तो इसके पीछे का कारण है कि कहानी बेहद अमूर्त तरीके से चलती है। संवाद बहुत कम होते हैं। यहाँ तक कि जब पाठक इसे पढ़ कर के निमट जाता है, अगर वो पहली बार पढ़ता है तो उसे निराशा होती है। कहानी वर्णनात्मक है, बाहरी वर्णन काफ़ी है और चिंतन चलता है नायक के मन में। वह 2 जिंदगियों में बटा हुआ है। एक जिंदगी वह जब वो बुआली में होता है शुरुआत में और बादलों को देख रहा होता है, पहाड़ को, उसे अपना जीवन याद आता है, जीवन का पतझड़ याद आता है। ये शुरुआती दौर है। फिर बुआ के यहाँ पहुँचता है और बुआ के यहाँ उसे मन्नो मिलती है। इस तरह से लंबी कहानी और उसका अंत जब होता है तो कहानी के अंत में उसे उसकी जिंदगी की रंगीनियाँ या युवावस्था का वो दौर या वो जब वो शादी करता है, ये अंत में उसे पाठक को दिखाई देता है। तो जब पाठक इसे दूसरी बार अगर पढ़ता है तो कहानी बहुत कुछ कहती है, कहानी खुलती है। इसकी जटिलता के बारे में बात करें तो वो इसलिए कि जैसा मैंने कुछ हद तक अभी बताया, चूंकि कहानी की शुरुआत ही अंत से होती है, अंत वाली बात पहले आती है, यानी शादी होती है या प्रेम होता है। किन्हीं कारणों से वो प्रेम या शादी चल नहीं पाती और वो बच्चों और पत्नी दोनों से अलग हो जाता है। अलग होकर के वो बुआली के जिस कॉटेज में बैठा है, सामने पहाड़ है, आसमान में बादल है, बादल भी ऐसे जो बरसते नहीं हैं, सूखे ही निकल जाते हैं। वही उसकी जिंदगी का हसर होता है, ये वो महसूस कर रहा होता है। ठीक इसके बाद वो नीचे उतरता है, बुआ के यहाँ पहुँचता है तो बुआ के यहाँ उसे मन्नो मिलती है, लेकिन उससे उसकी चर्चा नहीं होती और इसमें बहुत लंबी कहानी चलती है, स्मृति में चलती है। उसे याद आता है, कुछ दृश्य, कुछ विचार उठते हैं। और विचार किस तरह के? अभी तो मुझे मिट्टी होना है। ये जिस समय वो शुरुआत में ये सोचता है कि अब इस शरीर का कोई उपयोग नहीं रह गया, पतझड़ हो गया है और अभी मिट्टी ही हो जाना है, और फिर याद करता हो कैसे सरसते दिन थे, कैसे सरसते दिन थे, यानी वो भी दौर था जब उसके जीवन में वो रंगीनियाँ थी, युवावस्था की, और यह पतझड़। इसे ही वह आज के शून्य में टटोलता है। बीच बीच में उस सरसते दिन याद आते हैं और फिर वर्तमान में लौटता है तो सूखा पतझड़ दिखाई देता है। उसे दूसरा प्यार भी होता है जो पहाड़ के सूखे बादलों की तरह बिना बरसे ही भटक भटक कर रह जाता है। उसे याद आता है
बुआ का घर, जहाँ मन्नों से बुआ के बच्चे चिपट जाते हैं। वो देखता है कि बुआ के बच्चे मन्नों से चिपट रहे हैं। इस दौरान जो कुछ रवि और मन्नों के बीच घटता है तो बड़ा ही अमूर्त है, जो पाठक की समझ से परे हो जाता है। यानी मैं कहना चाहता हूँ कि पहली बार पाठक जब इस कहानी से गुजरता है तो वो निराश क्यों होता है। संवाद देखिए, मन्नों की आंखें उल्टी न मिली और फाटक से बाहर हो जाती है। ये उसकी मन्नों से बुआ के घर मुलाकात होती है। इस मन्नों से कोई संवाद नहीं होता। और फिर जब बुआ से और संवाद रवि के बीच में होता है तो किस तरह से बुआ बोली, बीमार है, जेठ जी ने कॉटेज बना दिया है, वहीं रहती है, ऊब जाती है तो 2-4 दिन के लिए यहाँ चली आती है। वो देखता है, फिर उसे याद आता है, उसे पानी की सतह पर वही चेहरा दिखता है, बड़ी बड़ी आंखें, वही दुबली पतली बाहें, वही बुआ के घर वाली मन्नो। बुआ कहती थी बीमार है। वह बुआ के परिवार और बच्चों के बारे में सोचता है। अकेला, मन्नो भी बाहर है और बुआ भी। जिस समय वो बुआ के घर पहुंचता है तो बुआ के घर अकेला ही रह जाता है। मन्नो भी घूमने बाहर चली गई, बुआ भी चली गई। नौकर और उसके बीच में जो संवाद होता है तो पाठक समझ पाता है कि नौकर जब उसे खाने के लिए पूछता है तो वह कहता है कि मन्नो का भी तो खाना आएगा, घर वाले भी तो खाएंगे। तो नौकर से ही पता चलता है कि वह सब बाहर ही खा करके आएंगे, आपका खाना ही लगेगा। और उस समय जब देखता है कि मन्नो ऊपर के तले पर है और वो नीचे के तले पर है, वो नीचे खाना खा लेता है, लेकिन दोनों मिलने का प्रयास नहीं करते। फिर अंत में वो पर पहुंचता है जहाँ मन्नो ठहरी हुई है। उसके बीच में जो संवाद होता है वो देखिए। मन्नो से जाकर के पूछता है, आप का लंच तो हुआ? मैं कर चुकी। वो भोला रवि, यानी वो कहना चाहता है कि मैं कहलवाने के लिए कहता हूँ, बुआ तो कहीं बाहर गई है। इसके जवाब में वो बोलती है, शाम से पहले नीचे उतर जाऊंगी। बुआ से कहना 1 दिन के लिए आई थी, जबकि वो 2 दिन के लिए आई होती है। दृश्य देखिए, मुख पर जब वो बिछुड़ते हैं, वो चली जाती है, विदा लेती है, तब वह होता है, दोनों आमने सामने होते हैं। वो तब महसूस करता है, वो दृश्य देखिए, मुख पर तखान के चिन्ह थे, बाहों में मछली मुखी कंगन थे, आँखों क्या क्या था, आँखों में क्या क्या था ये मैं पढ़ नहीं पाया, वही पीली पतझड़ी दृष्टि। मन्नो के 1-2 दिन ठहरने के दौरान जिस कमरे में वो ठहरती है, उसमें जो सामान से भरा हुआ था कमरा, वो सारा सामान ही किराए पर लाया गया था। यानी बुआ ने मन्नो के आने पर वो व्यवस्था की थी। वह मन्नो के जाने के बाद सोचता है, बुआली की वह छोटी सी कॉटेज जहाँ वह अब पहुँच गई होगी। बुआ रवि के बीच फिर संवाद होता है, तो वो संवाद देखिए। उसके लिए कुछ मत सोचो, उसे अब रहना नहीं है, रवि से कहती है वो। रवि सिहर करके बोला, बुआ मुझे ही कौन सा रहना है। कहने का मतलब ये कि दोनों के बीच में जो अब दूरी बढ़ चुकी है उसको उजागर करते हैं। जब रवि ने कहा कि मुझे ही कौन सा रहना है, तो इस पर